तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयांग जब उस टाइम गॉड के पास पहुंचता है तो वो टाइम गॉड उसे देखते ही उसका फ्यूचर देख लेता है और कहता है कि ये तो एक गॉड बनने वाला है। और उसे ये भी पता था कि शुयांग उसे मारने के लिए यहाँ पे आया है। और सब कुछ देखने के बाद वो फौरन से उसके पास्ट को चेंज करना शुरू कर देता है ताकि वो कभी भी उस तक ना पहुंच पाए। मगर हम देखते हैं कि शुयांग जब वो पास्ट में जाता है तो वो मास्टर जियो को मिलने के बजाय एक आम से शिकारी को मिल जाता है। मगर वो शिकारी भी उसे इस तरह ट्रेन करता है कि वो आगे चलकर उसी टाइम गॉड का शिकार करने के लिए वहां पे आ जाता है। ये देखते ही वो टाइम गॉड उसे दोबारा से पास्ट में भेजना शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि शुयांग उसी जगह पर आ पहुंचता है जहां पे वो पहले पहुंचा था। मगर इस मर्तबा वो इमोर्टल जीव से कुछ देर पहले आ पहुंचा था। वो अपने आसपास देखता है, उसे वहां पे कोई नजर नहीं आता, जिसके बाद वो सीधा चलना शुरू करता है। तो कुछ देर गुजरने के बाद वहां दिखाया जाता है इमोर्टल जीव को वो शुयांग के आने के बाद वहां पे पहुंचा था। मगर वहां पे भी उसे शुयांग दिखाई नहीं देता, जिस पर वो कहता है कि मेरा प्यारा डिसाइपल वो कहां चला गया। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही नहीं है, क्योंकि मुझे उस ओल्ड मंकी ने बताया था कि आज इसी दिन मैं अपने प्यारे डिसाइपल से यहाँ पर मिलूंगा। कहीं उसने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। असल में यहाँ पे इमोर्टल जीव को इस बारे में पहले से ही मालूम है कि उसे यहाँ पर एक ऐसा डिसाइपल मिलने वाला है जो कि आगे चलकर पूरे यूनिवर्स पर रूल करेगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शुयांग वहां से जा रहा होता है तो अचानक उसके सामने एक कैरेज आ जाता है और उस कैरेज के अंदर एक बहुत ही अमीर शख्स मौजूद होता है जो कि शुयांग को चलते हुए देखता है। तो वो कहता है कि ये इतनी सुनसान जगह है और इस जगह पे न जाने कितने ही खूंखार जानवर भी हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पे खो गए हो? मगर शुयांग उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम इतने यंग हो और अभी भी इतने शांत हो। सच में मैंने तुम्हारे जैसा लड़का पहले कभी भी नहीं देखा। जरूर तुम कोई बिजनेस जीनियस होगे। ऐसा करो कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ अपने पैलेस में लेकर जाऊंगा। मगर शुयांग कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो बंदा कहता है कि क्या वाकई में तुम मुझे फॉलो नहीं करना चाहते? शायद तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। ये कहते ही वो जैसे ही बाहर झांकता है तो उसे दिखाई देता है कि शुयांग तो गायब हो गया है। ये देखकर वो भी काफी हैरान होता है और उसे लगा कि शायद शुयांग वहां से कहीं चला गया है। मगर जैसे ही वो कैरेज के अंदर झांकता है तो उसे दिखाई देता है कि शुयांग तो कैरेज के अंदर है। ये देखकर उसे एक जोर का झटका लगता है। मगर शुयांग उससे कहता है कि ठीक है चलो फिर चलते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अमीर आदमी शुयांग को अडॉप्ट कर लेता है और उससे कहता है कि मेरे बच्चे ये वाला पैलेस आज से तुम्हारा है, आज के बाद तुम इसी पैलेस में ही रहोगे। वो जगह शुयांग को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ एक रात गुजरती है और अगली सुबह होते ही फिर वहाँ पर हलचल होना शुरू हो जाती है। हर तरफ लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं और लोग कह रहे होते हैं कि मास्टर का गोल्ड कहाँ चला गया। और फिर दूसरा बंदा कहता है कि मास्टर का गोल्डन ब्रूम भी मिसिंग है। तो तीसरा बंदा कहता है कि मास्टर का गोल्डन वेज वो भी कहीं चला गया है। वो लोग हर जगह ढूंढना शुरू करते हैं, वहां पे हर जगह कोई ना कोई चीज मिसिंग जरूर थी। ये देखकर वहां पर फिर लोग भागना शुरू कर देते हैं और हर एक चीज को जाकर तलाश करते हैं। मगर इतनी ज्यादा सर्चिंग करने के बावजूद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। हर एक चीज पता नहीं कहाँ गायब हो चुकी होती है। वो लोग उस पैलेस का कोना कोना छान मारते हैं मगर कोई भी चीज उन्हें वापस नहीं मिल पाती, जिस पर वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे हर एक चीज जो कि गोल्ड की बनी हुई थी वो गायब हो गई है। और फिर उस अमीर आदमी का एक असिस्टेंट उससे कहता है कि सिर्फ एक यही जगह रह गई है जो कि हमने तलाश नहीं की। और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे उसी सोने के ढेर के ऊपर एक जगह सोया हुआ होता है। वो सारा का सारा माल उसी ने ही इकट्ठा कर लिया था। और जब वो लोग अंदर झांकते हैं तो शुयांग उन्हें वहां पर दिखाई देता है, जिसे देखकर उस अमीर आदमी की जान में जान आती है और वो कहता है कि सब कुछ तो यहाँ पर है। वो शुयांग की इस हरकत पर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मेरा बच्चा तो पैसों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, लगता है कि आगे जाकर ये सारी दुनिया का सोना अपनी जेब में रखकर घूमेगा। और फिर हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है और फिर उसी पैलेस में अनाउंसमेंट होती है कि 4 अलग अलग कंट्रीज के किंग्स अपने सारे ट्रेजर्स लेकर शुयांग के सामने आ जाते हैं। और अपने सारे ट्रेजर्स देने के बावजूद भी उनके पसीने छूट रहे होते हैं कि पता नहीं शुयांग इसे एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। वो सब
सब के सब उससे कहते हैं कि प्लीज एंड सिस्टर आप हमें अपनी ब्लेसिंग्स दें, मगर शुयांग कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। पर वहां पे मौजूद एक बंदा कहता है कि एंड सिस्टर मुझे एक ऐसे ट्रेजर के बारे में मालूम है जो कि माउंटेन एंड सी रियलम में है। कहा जाता है कि उस ट्रेजर के बराबर कोई भी ट्रेजर नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो ट्रेजर आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और माउंटेन एंड सी रियलम में जाने के बाद शुयांग की मुलाकात दोबारा से उससे होती है और शुयांग उसे देखते ही कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा है। मगर शुयांग को वहां पर देखकर वो गॉड फिर से हैरान होता है और कहता है कि तुम दोबारा यहाँ पर कैसे आ गए? इतना लंबा टाइम गुजर गया मगर फिर भी हम दोनों की मुलाकात हो ही गई। लगता है कि शायद मेरी किस्मत में तुम्हारे हाथों मरना लिखा है। मगर शुयांग कहता है कि लगता है कि शायद तुम पहले से ही अपने सीक्रेट के बारे में जानते हो। ये कहते हुए वो फिर से अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करता है तो दूसरी तरफ वो गॉड फिर से टाइम पावर को यूज करता है और शुयांग को दोबारा से एक नए पास्ट में भेज देता है। मगर इस मर्तबा शुयांग इमोर्टल जियो को मिलने के बजाय सीधा ज़ेंग बाइशी को जाकर मिलता है। ये देखकर ज़ेंग बाइशी बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि इमोर्टल जियो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने वो सब कुछ नहीं देखा था? मैं जानता हूँ कि आगे चलकर ये बच्चा तुम्हारा एक सबसे खास डिसाइपल बनने वाला है। मगर वो शुयांग को फौरन से उठा लेता है और कहता है कि आज से तुम मेरे डिसाइपल हो और तुम आज से ज़ेंग बाई क्लान के मेंबर कहलाओगे। मगर वो ये भी कहता है कि इमोर्टल जियो से मुझे इसे छुपा कर रखना होगा, मगर उसके लिए मुझे इसे वुयू पैलेस से कहीं दूर भेजना होगा जहां इमोर्टल जियो इस तक ना पहुंच पाए। ये कहते ही वो शुयांग को पकड़कर वहां से दूर ले जाता है और कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इसे कहीं छुपा देना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ेंग बाइशी शुयांग के साथ एक गेम खेल रहा होता है और वो उसे एक जेट टोकन दिखाते हुए कहता है कि ये जेट टोकन हमारे वुयू क्लान का सबसे खास टोकन है। जिसके पास भी ये टोकन होता है वही हमारे क्लान का हेड होता है। इसे हासिल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तुम्हारे पास हमारी वुयू क्लान की सुप्रीम पावर है, क्या तुम इसे हासिल करना चाहोगे? शुयांग जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है तो ज़ेंग बाइशी उसे वापस रख लेता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं वापस रख लेता हूँ, पर अगर तुम्हें ये चाहिए तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर से अपनी डिजायर्स को खत्म करना होगा। तुम्हारे अंदर किसी किस्म की कोई डिमांड ना हो, कोई ख्वाहिश ना हो, न तुमने कभी किसी के सामने हार माननी है, ना ही तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचना है, ना ही कभी तुम किसी के साथ लड़ोगे। जब तुम इस लेवल तक पहुंच जाओगे तब ये हेड टोकन मैं तुम्हें खुद ही दे दूंगा, क्योंकि उस दिन तुम इस दुनिया के एक सुप्रीम रूलर बन चुके होगे। ये सुनकर शुयांग कहता है कि आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा अजीब बात है? ऐसा भला कौन बनना चाहेगा? ये सुनते ही ज़ेंग बाइशी हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल तुम सच में काफी स्मार्ट हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं जब तक तुम्हारे अंदर से वो सारी डिजायर्स खत्म नहीं हो जाती तब तक कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कई साल गुजर जाते हैं और उसी माउंटेन पर फिर एक सोड आकर गिरती है जिसका ऑरा उस माउंटेन में हर जगह फैल जाता है। और ज़ेंग बाइशी को पता चल जाता है कि वहां पर किसकी एंट्री हुई है। वो कहता है कि ये वरी फ्री लैंड है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मगर हम देखते हैं कि वहां पर ब्रदर बुफेन होता है जो कि अपनी सोड के साथ वहां पर आया था। वो कहता है कि मेरा ब्रदर कहाँ है? मैं जानता हूँ कि तुम उसे छुपा कर यहाँ पर लाए हो और अब तुम नाटक कर रहे हो। अगर तुमने मेरे मास्टर को धोखा ना दिया होता तो वो डिसाइपल आज मेरे मास्टर का डिसाइपल होता। तुम्हारी वजह से ही वो लड़का मेरे मास्टर को नहीं मिल पाया, क्योंकि तुम्हारी वजह से मास्टर गलत रास्ते पर चले गए थे। उसकी बातें सुनने के बाद ज़ेंग बाइशी कहता है कि अरे नहीं, इसे तो सच्चाई के बारे में पता चल गया है। और दूसरी तरफ ब्रदर बुफेन कहता है कि भले ही आज किंग ऑफ हेवन ही यहाँ पर क्यों ना आ जाए, मगर वो तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। आज मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालने वाला हूँ। ये कहते ही वो जैसे ही हमला करता है तो दूसरी तरफ ज़ेंग बाइशी भी एक जोरदार अटैक के साथ उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। मगर ब्रदर बुफेन की सोड इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि वो ज़ेंग बाइशी के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और हमें फिर ज़ेंग बाइशी के कुछ बाल गिरते हुए दिखाई देते हैं। शुयांग की तरह सेम टू सेम ज़ेंग बाइशी की किस्मत भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो पहले भी गंजा हुआ था और इस मर्तबा भी उसके बाल झड़ गए हैं। यानी कि किस्मत चाहे कितनी मर्तबा भी बदल जाए, ज़ेंग बाइशी का गंजा होना किस्मत में लिखा है। और फिर दूसरी तरफ ब्रदर बुफेन कहता है कि तुमने मेरे भाई को कहाँ छुपाया है? अगर तुमने मुझे फौरन से नहीं बताया कि वो कहाँ पर है तो मैं तुम्हारे बालों के साथ साथ अब तुम्हारा सिर भी उड़ा दूंगा। इतने में वहाँ पर फिर शुयांग की एंट्री होती है। वो सब कुछ देखने के बाद खड़ा हो जाता है और
मास्टर जेंग वैशी को लगा कि शायद वो उसे बचाएगा, मगर शुयांग कहता है कि मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, मेरे अंदर कोई डिजायर्स नहीं है। ये सुनकर बुफेन हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या किया है तुमने इसके साथ। तो दूसरी तरफ शुयांग कहता है कि मैं सारे ही लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूंगा, कोई भी कोई एक्शन नहीं लेगा, किसी के अंदर कोई डिजायर नहीं होगी। ये कहने के बाद वो एक पहाड़ के किनारे पर जाकर बैठ जाता है और दूसरी तरफ ब्रदर बुफेन गुस्से में आकर जेंग बाइशी को दौड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये क्या पागलों वाली हरकत की है तुमने। शुयांग बिल्कुल रिलैक्स होकर एक जगह बैठा हुआ होता है और कहता है कि मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा। और दूसरी तरफ फिर जेंग बाइशी कहता है कि शुयांग तुम बैठे हुए क्यों हो, प्लीज मुझे बचाओ। तो शुयांग पीछे मुड़कर देखता है, उसे वो सोड अच्छी लगती है जिस पर वो कहता है कि ये सोड अच्छी है। तो बुफेन कहता है कि क्या तुम्हें ये सोड चाहिए। ये कहते ही वो फौरन से उसे वो सोड दे देता है और कहता है कि मेरे पास एक वुडन हॉर्स भी है, तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा। ये कहते ही वो उस वुडन हॉर्स को निकाल कर उसके सामने रख देता है और कहता है कि मेरा ये ट्रेजर तो तुम्हें और भी ज्यादा पसंद आएगा। ये कहने के बाद वो उसी वार ड्रैगन को बाहर निकालता है तो वार ड्रैगन उन लोगों के ऊपर आ जाता है। वो शुयांग को खुश करने के लिए उसकी फेवरेट चीजें उसके सामने लाकर रख देता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझे आज से फॉलो करोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये सारी चीजें तुम्हारी होंगी और इसके अलावा मैं तुम्हें एक ऐसे गॉड के पास भी लेकर जाऊंगा जो कि एक लाइनेज में रहता है। ये कहने के साथ ही वो उसे फौरन से उसी गॉड के पास वापस लेकर आ जाता है और कहता है कि देखो यही है वो गॉड, मैंने बिल्कुल सही कहा था ना, इस मेरिडियन के अंदर एक गॉड मौजूद है जो कि एक लिविंग गॉड है। शुयांग उसे देखते ही फिर से मारने की कोशिश करता है तो वो गॉड फिर से उसका पास चेंज करने की कोशिश करता है, मगर इस मर्तबा वो शुयांग का पास चेंज नहीं कर पाता। ये देख कर शुयांग उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम फिर से कंटिन्यू नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरा अभी इससे दिल नहीं भरा है, मुझे इसमें थोड़ा सा ही तो मजा आया है। और वो गॉड कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पास को किसी तरह भी चेंज कर लूं, क्योंकि ये पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही अराउंड घूम रही है, तो इसलिए तुम चाहे कुछ भी बन जाओ, आखिर में तुमने मेरे पास ही आना है। मगर पास चेंज नहीं हो सकता तो क्या हुआ, मैं फ्यूचर को तो चेंज कर ही सकती हूँ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। ये कहते ही वो गॉड फिर से टाइम पावर का यूज करता है जिससे वो शुयांग को उसके फ्यूचर में भेज देता है। फ्यूचर में हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग, सानियान और लिंगशु तीनों ही एक जगह पड़े हुए होते हैं और वो लोग मर चुके थे। गॉड उसे दिखाता है कि उसके फ्यूचर में पूरा का पूरा टियानलान से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर वो गॉड शुयांग से कहता है कि तुम्हारी किस्मत यही है, तुम आगे बढ़ो और अपनी किस्मत को गले लगाओ, पर अगर तुमने अपना कदम आगे ना बढ़ाया और एक कदम पीछे हटाया तो तुम इन सबको बचा सकते हो और फिर तुम वापस से इमोर्टल जीव के ही डिसाइपल बन जाओगे और जो वर्ल्ड इमोर्टल जीव ने तुम्हारे लिए बनाई थी तुम वापस से उसी वर्ल्ड में जा पहुंचोगे। सब कुछ तुम्हारे लिए फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा कि शुरू में मौजूद था। तुम्हारे पास बस अब दो ही रास्ते हैं, या तो तुम इस एंडलेस फ्यूचर को चुनो जिसमें तुम हमेशा के लिए फंस कर रह सकते हो, या फिर तुम मेरी बात मानकर एक स्टेप पीछे हट जाओ और अपने पुराने वाले प्रेजेंट को चुन लो, मगर उसमें तुमने मुझे मारना नहीं है। मुझे बताओ कि तुम इन दोनों में से क्या चूज करना चाहोगे। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।